नमस्कार। आज है 7 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखो, अभी दिया तो नहीं है, वैसे दिया जाएगा, आज घोषणा हो चुकी है और इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इसका सही जवाब जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी द्वारा बंजारा विरासत स्थल एक संग्रहालय बनाया गया है, एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया गया है, जो कि बंजारा कम्युनिटी से रिलेटेड है। और महाराष्ट्र के बारे में आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको पता होगा अब तो कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल है, सबको पता होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है। गुजरात जो है वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है भैया, बताइए, आचार्य देवव्रत। और भूपेन्द्र भाई पटेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है। पंजाब जो है, पंजाब के राज्यपाल का अपने क्या बोलते हैं उसे, राज्यपाल का नाम क्या है, गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया जो है वहाँ के राज्यपाल है। और भगवत मान साहब जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री है। मणिपुर के बारे में अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मणिपुर जो है 7 सिस्टर का एक हिस्सा होता है मणिपुर में आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। जैसे कि मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिए मणिपुर के नृत्य। देखो, ये जो होंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे मणिपुर का सबसे फेमस जो नृत्य है वो है रासलीला। रासलीला कहाँ का नृत्य है, मणिपुर का। इसके अलावा पुंगचोलोम भी मणिपुर का ही नृत्य है। और याद रखिएगा, पुंगचोलोम जो होता है होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा येलहाउ जोगोई जो है ये भी मणिपुर का ही नृत्य है, येलहाउ जोगोई। इसके अलावा संकीर्तन, जो कि सामूहिक एक प्रकार का नृत्य होता है वहाँ पर, संकीर्तन ये भी मणिपुर का नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य तो अपने आप में फेमस है, कभी गलत होगा ही नहीं। आपका सवाल आएगा मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, तो वो मणिपुर का ही नृत्य होता है। अब मणिपुर का एक लोकगीत, बहुत फेमस लोकगीत है भैया, है ना, एग्जाम में ये आया भी हुआ है। तो उसका नाम है, थोड़ा अजीब नाम रहता है ना उसका, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खुनुंग इसेई जो है वो मणिपुर का लोकगीत है, याद रखिएगा। और ये कौन सी जो कम्युनिटी है वहाँ पर, एक है मेतई समुदाय के जो लोग होते हैं वो इस लोकगीत को गाते हैं। तो याद रखिएगा। अब और क्या बन सकते हैं सवाल, तो मणिपुर से अब सवाल बनाएंगे हम उत्सव वाले, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। देखो, याओशांग जो है वो मणिपुर का नृत्य है। इसके अलावा हेई करू जो है वो भी मणिपुर का नृत्य है। हिडोगबा है ना, ही से हेई करू और ही से बनेगा हिडोगबा मणिपुर का एक उत्सव है। इसके अलावा संगाई उत्सव तो वेरी वेरी फेमस है ना, संगाई उत्सव मणिपुर का है। इसके अलावा मेरा हेचोगबा है ना, ये थोड़ा अजीब नाम है, मेरा हेचोगबा, जो कि मणिपुर का बहुत फेमस एक प्रकार का नृत्य। अगला नृत्य थोड़ा सा बोलने में अजीब हो सकता है, बट इसका नाम है चूथनी खरो। तो ये जो नृत्य है ये मणिपुर का नृत्य है, जो कि दिसंबर से लेके जनवरी तक मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी फेमस। चलिए, तो थोड़ी सी डिटेल थी मणिपुर की। और मणिपुर के राज्यपाल का नाम बताइए, तो उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य, जो कि असम के साथ साथ कहाँ का भी कार्यभार संभाले हुए हैं, मणिपुर का लक्ष्मण आचार्य। अब आपको कमेंट करके बताना है कि देखो, मैंने एकनाथ शिंदे का नाम मैंने बता दिया, भूपेन्द्र भाई पटेल सीएम है गुजरात के, मैंने बता दिया। पंजाब के जो है वो भगवत मान साहब है, उनका नाम मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि मणिपुर के सीएम कौन है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ले लिया अपन ने सवाल को, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किशोर कुमार सम्मान देने की घोषणा की गई है, तो वो किसे दिया जाएगा। हाल ही में किशोर कुमार सम्मान किसे, यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, किसे देने की घोषणा की गई है। देखो, किशोर कुमार सम्मान जो होता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है।
इस सम्मान की स्थापना 1997 में की गई थी। अभी वर्तमान में पहले 2 लाख रुपए मिलते थे इस सम्मान में, अभी वर्तमान में इस सम्मान के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह जो सम्मान है वो बॉलीवुड से जो बिलोंग करते हैं, जितने भी जिनका संबंध बॉलीवुड से संबंधित जो हस्तियां होती हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। और देखिए ये सम्मान कहाँ, ये जो सम्मान समारोह होता है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? स्थान जो है वो खंडवा। हमारे जो किशोर कुमार जी थे वो जिनकी जन्मस्थली क्या है, खंडवा है ना, तो वो पूरा का पूरा जो समारोह होता है वहीं पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अब सवाल क्या है कि अभी 2024 का किशोर कुमार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी जो है इनको आप जानते होंगे, इनको जो अपनी उपलब्धियां हैं इनकी वो है मुन्ना भाई MBBS। देखो मुन्ना भाई MBBS पिक्चर से अपना डेब्यू करने वाले राजकुमार हिरानी, फिर इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK जैसी फिल्मों में निर्देशन करने वाले कौन है? राजकुमार हिरानी, जिनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जा रहा है? किशोर कुमार सम्मान दिया जा रहा है। वर्तमान में राशि कितनी दी जा रही है? 5 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल जो है आज का बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने सिंगापुर ओपन खिताब जीता? ये 4 प्लेयर हैं, याद रखिएगा। कभी इन चारों के नाम आपसे पूछा भी जा सकता है कि इन 4 को मतलब किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे के सारे स्नूकर प्लेयर हैं और पंकज अडवाणी जो हैं इनको सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। किसने? अपने पंकज अडवाणी ने। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से सवाल बन सकता है क्या? ये बन सकता है कि सिंगापुर ओपन जो खिताब है ये कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1929 में ये सम्मान शुरू हुआ था। बाकी सिंगापुर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत इजी बनेंगे। कैपिटल पूछेगा तो वो बहुत इजी है, सिंगापुर सिटी इज़ अ कैपिटल, सिंगापुर सिटी है ना, ऐसे आप लिख लीजिएगा। सिंगापुर और सिटी जो है वहाँ की कैपिटल है। आपसे पूछेगा वो करेंसी पूछ सकता है वहाँ की, तो करेंसी से क्या जवाब बन सकता है? वेरी इजी, सिंगापुर डॉलर जो है वहाँ की करेंसी है। तो ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है? टू द पॉइंट सवाल है ये। ग्रीन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह द्वारा हाल ही में हाइड्रोजन मिश्रण एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बहुत इजी सवाल है, याद रखिएगा। अडानी ग्रुप जो होता है इसकी एक और अलग अलग पेरेंट कंपनियां होती हैं, जैसे अडानी पावर है, तो वो इसके तहत ये क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए पूरा हाइड्रोजन मिश्रण एक पूरा का प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अडानी ग्रुप। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास 5 ऑप्शन है एंड द राइट आंसर इज प्रकाश मान सिंह। प्रकाश मान सिंह जो है इन्हें हाल ही में नेपाल का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। इनकी शक्ल देख लीजिए थोड़ी सी आपको, ये है, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स से है, वहाँ के गृह मंत्री हुआ करते थे। बड़ा मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है वो वहाँ का मतलब चीफ जस्टिस बन जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ उल्टा हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो होता है वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। एक नई रीत चालू हो गई है हमारे देश में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि रामचंद्र पौडेल कौन है ना। ये थोड़ा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, इसे गूगल कीजिएगा, मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं ये बात को। नेपाल से क्या सवाल बन सकता है भाई साहब? तो नेपाल की कैपिटल वेरी इजी बता सकते हैं आप। बिल्कुल मेरे लिखने से पहले आपके मन में जो सवाल आया है वेरी हमारे पड़ोसी में है भैया नेपाल, तो काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। एक और बात है जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इस सवाल पर फोकस कीजिएगा कि नेपाल का झंडा देख लीजिए एक बार। ये कलर है ना, क्योंकि मुझे कलर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम होती है तो मुझे नहीं पता है ये कौन सा होता है। अपन 4-5 कलर के ज्ञाता हैं, बस अपने को पल्ले नहीं पड़ रही, बट ये कलर दिमाग में बैठा लीजिए। ये मैप ये जो फोटो है, इस फोटो को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कैसा है, क्योंकि इससे एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि नेपाल के झंडे में कुछ ऑप्शन दिए थे कौन सा कलर है वगैरह, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेपाली रुपया क्या है? नेपाली रुपया मतलब करेंसी हो जाएगी, है ना। वहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी? रुपीज़ में करेंसी होती है, बट वो थोड़ा सा एक वर्ड लगाना पड़ेगा। नेपाली रुपीज़ जो है वहाँ की करेंसी है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है?
इसका मतलब ये हुआ कि देखो क्या होता है, जब भी कोई केस वगैरह होता है तो राज्य में सीबीआई क्या करती है, जांच करने के लिए पहुंच जाती है। अब कर्नाटक सरकार ने पता क्या किया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, जो जांच सहमति दी गई थी सीबीआई को, वो वापस ले लिए। बोले आप हमारी परमिशन के बिना कोई भी सीबीआई, मतलब कोई भी क्या, सीबीआई तो सीबीआई होती है भाई साहब, कि सीबीआई हमारी परमिशन के बिना आप हमारे राज्य में किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। तो ये काम किसने किया है, ये किया है कर्नाटक ने। और सीबीआई से सवाल क्या बन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा सीबीआई से कि सीबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। एक और बन सकता है कि वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा प्रमोद जो हैं, प्रमोद सूद, पूरा नाम क्या है उनका, प्रमोद सूद, वो सीबीआई के क्या है वर्तमान में, हेड हैं। और एक सवाल और बन सकता है कि ये क्या है, देखो मैक्सिमम केस में है ना, मैक्सिमम क्या अभी तक जितने भी बने हैं आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो ही सीबीआई के हेड बनते हैं, ठीक है। देखो सीबीआई के बारे में ऐसा होता है कि सीबीआई जो एक सेंट्रल एजेंसी होती है और ये अपनी रिपोर्ट किसको करती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये। एंड क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट में कोई ऐसे जो रूलिंग पार्टी नहीं होती, मतलब जैसे सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है, अगर स्टेट में सेम रूलिंग पार्टी नहीं होती तो कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है प्रेशर डालती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई साहब ये तो सरकारी केंद्र सरकार की एजेंसी है, ये वही बोलेगी जो केंद्र सरकार बुलवाएगी। इसका मतलब सीबीआई के बारे में एक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था, पिंजरे में बंद तोता। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि पिंजरे में बंद तोता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सीबीआई को। जैसे वो पिंजरे में बंद तोता वही बोलता है जो मालिक उससे बुलवाना चाहता है ना। तो सेम जो कहानी है वो हमारी सीबीआई की भी है। देखो सीबीआई से 2 सवाल, मतलब कर्नाटक से 2 सवाल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है भविष्य में सीएम कौन है, सिद्धरामैया जी वहाँ के सीएम है। और थावरचंद गहलोत जो है, थावरचंद गहलोत वो क्या है वहाँ के अपने राज्यपाल हैं, थावरचंद गहलोत है ना, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। सिद्धरामैया मतलब वहां पर कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, तो सिद्धरामैया जो है वो क्या है, वहां के सीएम है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूरो नवल एक फेस्टिवल होता है, यूरो नवल फेस्टिवल, ठीक है। और इस फेस्टिवल में जो इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है, यूरो नवल, तो चलो मैंने तो सवाल पहले ही बोल दिया आपसे है ना, कुछ और ही होना था इसका, तो बट चलो ठीक है कर लो इसको एडजस्ट है ना, कि यूरो नवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा और इंडिया जो होगा इस फेस्टिवल में भाग लेने वाला है। तो थोड़ा सा एक सवाल ये बन सकता है कि आखिर ये हम क्यों, मतलब यूरो नवल जो फेस्टिवल होगा इसका संबंध किस चीज़ से है। तो याद रखिएगा इसमें 104 देश भाग लेने वाले हैं, फ्रांस में ये पूरा का पूरा आयोजन होने वाला है इस फेस्टिवल का। और इसमें क्या होगा, देखो जो हमारे ड्रोन होते हैं और अगली जो नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल होती है, अब इनके खतरों से कैसे हमारी नौसेना को और देखो 2 चीज़, एक तो ड्रोन के खतरे, ऊपर से मिसाइल के खतरों के खिलाफ हमारी जो नौसेना होती है उसके क्या रोल होने वाला है, क्या रोल प्ले करेगी नौसेना। तो इन सब के लिए चर्चा करने के लिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूरो नवल 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। फ्रांस की कैपिटल जो है वो क्या है, पेरिस है, सबको अच्छे से पता है। मैं कुछ बातें बोल देता हूं। यूरो यहां पर करेंसी चल रही वर्तमान में। आपसे पूछेगा नॉर्वे की कैपिटल क्या है, वेरी इजी, मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में आ गया है ओस्लो। मैं आपसे पूछता हूं स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है, याद रखिएगा। और फिनलैंड की क्या है, हेलेंसिकी। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों देशों की करेंसी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए एक सवाल आ सकता है कि जो ये फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुएल मैक्रों, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, स्मार्ट से बंदे हैं, याद रखिएगा इनको। ये कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुएल मैक्रों है। चलिए अगले सवाल, 8वां सवाल आज का, हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका एक एक डिटेल में बताऊंगा आपको, वो सारी डिटेल आप दिमाग में छाप लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले 1 साल तक काम आने वाला सवाल है।
हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो देखो क्या हुआ है, अभी 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक का हमारा जो करंट अफेयर्स रहेगा, रोज आपको कोई ना कोई मिलेगा इसमें, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। आज पहला एक घोषणा की गई है कि आने वाली 10 तारीख को, देखो क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं हम तो हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। इस बार भी दिए जाएंगे नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 2024 को दिए जाएंगे। बट जो लोगों को ये पुरस्कार मिलेंगे उनकी घोषणा जो होती है वो शुरुआत हो जाती है, मतलब वो अभी अक्टूबर के महीने में पूरा बता देंगे किसको क्या क्या मिलने वाला है नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में क्या देने वाले हैं हम लोग, सब बता दिया जाएगा। अब होगा क्या, अब देखो क्या होगा, एक सिस्टम चलेगा पूरा का पूरा 4-5 दिनों तक ऐसे ही रोज रोज के आपको मिलते रहेंगे। तो पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था, बट उस सवाल पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा इन व्यक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इन व्यक्ति का नाम था, सबको पता है, देखो ये बचपन निकल गया आपका पढ़ते पढ़ते, अल्फ्रेड नोबल जो थे। अल्फ्रेड नोबल दो भैया कर्रा वाला आदमी था, मतलब सही बता रहा हूँ आपको, बहुत कर्रा आदमी था। कर्रा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इस बंदे ने अपने नाम पर 355 पेटेंट करवाए थे, मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा ऐसा बनाया पेटेंट, मतलब यूनिक चीजें बनाई थी। 355 पेटेंट थे इनके नाम पर। अब क्या हुआ भैया, इनका सबसे, जबकि इनको याद रखेगा, इनको क्यों जानते हैं लोग, पता है, इन्होंने एक चीज खोजी थी, डायनामाइट। डायनामाइट की खोज के कारण ही अल्फ्रेड नोबल को याद रखा जाता है। अब देखो जब इन्होंने डायनामाइट खोजी तो पता क्या हुआ, ये इसकी खोज के साथ ही ये पॉपुलर हो गए, कर्रे वाले पॉपुलर हो गए भाई, पूरा यूरोप में इनका मतलब एक ऐसी मतलब इमेज बन गई थी। और डायनामाइट हर इंडस्ट्री में काम आने लगा, है ना। जिधर देखो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो यूरोप के देश थे उन सभी देशों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोलना चालू कर दी और इधर उधर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर घूमने लगे। और इसी कारण से लोगों ने पता क्या बोला इनको, यूरोप का सबसे अमीर आवारा, है ना, ये इनको संज्ञा दी गई थी अल्फ्रेड नोबल को, यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा जाता है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ भैया कि इनको बाद में पता चला कि यार अपने जो डायनामाइट अपन ने खोजा है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया है। तो फिर जब इन्होंने क्या हुआ, लास्ट में जब ये मरने की कगार पर थे, और एग्जैक्ट डेट बताऊं आपको मैं, 27 नवंबर, एग्जैक्ट डेट भी अगर याद रखना है आपको, 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई, मरने से पहले वसीयत लिखवाई और बोला कि जो ये मेरे पास जितना भी ये पैसा बचा ना भैया, एक काम करो, इसमें से कुछ अमाउंट जो होगा, जो अच्छे अच्छे काम करेंगे ना साइंस के क्षेत्र में, उन लोगों को ये पुरस्कार आप दीजिएगा। तो फिर क्या होता भाई साहब, ये फिर 1895 में ही क्या हो गई, फिर अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किसकी स्थापना की, मतलब 1800 क्या बोलते हैं हम कि मतलब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो गई। लेकिन याद रखिएगा प्रथम नोबेल, है ना, एक सवाल पूछे आपसे कि प्रथम नोबेल कब दिया गया था। देखो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जरूर 1895 में हुई थी, याद रखिएगा, भूलना मत इस बात को। बट प्रथम नोबेल जो दिया गया था वो दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को, और ये प्रथम नोबेल दिया गया था। और हर साल 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। सवाल यह है कि इंडियन रुपीज में बताऊं कि कितनी मनी मिलती है, तो भैया 8.90 करोड़ रुपये मिलते हैं इसमें इनाम के रूप में। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अभी हम धीरे धीरे और चर्चा करेंगे, बट आज इतनी चर्चा करेंगे इस पुरस्कार के ऊपर। 1968 से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में पहले नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, बट 1968 के बाद से इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया है। तो कुछ बातें हैं, और ये याद रखिएगा, ये मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में जब से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक 229 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इतना कुछ बता दिया, बट सवाल जो है वो तो अभी बचा हुआ है माडा साहब, क्या कि इस बार 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। एंड द आंसर इज डी, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकॉन। ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे बाप का, ये तो दिख नहीं रहे था अच्छे, इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो पूरा लिख दिया ना, तो
थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार आप खुद अपने मन से देख लीजिएगा। दिस इज़ विक्टर एम्ब्रोस एंड दिस इज़ गैरी रूकोन। देखो इनको 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि भाई सब 3-4 साल की लाइन खत्म हो जाए पूरी। तो देखो 2023 का किसको दिया गया था? 2023 का दिया गया था कैटालिन कारिगो और ड्रू विशमैन को, और स्वंते पाबो को दिया गया था 2022 का मेडिसिन का नोबेल, और 2021 का मेडिसिन का नोबेल दिया गया था डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। नाम ही अजीब है, तुम क्या ही करोगे। बट एक सवाल पूछेगा आपसे कि इस बार देखो करंट का है, तो पूछेगा आपसे कि इस बार का नोबेल इन दोनों को दिया, तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने माइक्रो आरएनए की खोज की है। माइक्रो आरएनए, देखो माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है और काम करती है। देखो ये क्या हुआ कि जो हमारे जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी, और इंसान का जो जीन होता है वो डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए जो होता है आरएनए का ही एक हिस्सा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खोज हुई है, याद रखिएगा। तो जितनी भी बातें हैं ये है माइक्रो आरएनए से संबंधित, ठीक है। देखो एक बात बताता हूं आपको मैं, इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रो आरएनए में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। और माइक्रो आरएनए की जीन कोडिंग में म्यूटेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आंखों और शारीरिक बनावट में भी समस्या आ सकती है। तो इस क्षेत्र में खोज की थी हमारे दोनों भाइयों ने, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकोन ने। दैट्स वाई इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार गो टू भाइयों को, दोनों भाइयों को जाता है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। आपको 8,90,00,000 रुपए मिलेंगे, है ना। अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा बहुत सहयोग पहुंचा दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एफसीआई से सवाल आ गया है भाई साहब कि एफसीआई ने आपूर्ति श्रृंखला में क्रांति करी। आपूर्ति मतलब जो ये होता ना डिस्ट्रीब्यूशन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अन्न प्रोत्साहन, अन्न अर्पण, अन्न समर्पण, एंड द राइट आंसर इज अन्न तर्पण। देखो आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक पूरी चैन होती है उसको थोड़ा सा और उसमें रिवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए ये एफसीआई ने किया है। एफसीआई क्या है ना, बोले एफसीआई सूझ नहीं पड़ रही सर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एफसीआई होती है भाई साहब। अब देखो ये एफसीआई क्या करती है, देखो पहले तो इसकी एक सवाल क्या बन सकता है यहाँ से कि 14 जनवरी और कब हुई थी स्थापना यार इसकी? 14 जनवरी 1965, राइट 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। एक सवाल आया था प्रीवियस ईयर में कि एफसीआई के कितने जोनल ऑफिस है, तो इसके पूरे भारत में 5 जोनल ऑफिस है पूरे भारत में एफसीआई के। एक सवाल और बन सकता है कि भाई जो एफसीआई होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है ना, एफसीआई जो होती है ये जितने भी खाद्य सामग्री वगैरह होती है ना, तो इनके उस क्षेत्र में होती है भाई साहब पूरे का पूरा, है ना। जैसे एफसीआई का लाइसेंस लगते हैं, कभी कभी तो आपने सुना होगा कुछ फूड के ऊपर एफसीआई मेंशन होता है। चलिए तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर बताते हैं एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर अफेयर्स मतलब उपभोक्ता मामले जो विभाग होता है भारत सरकार का, उसके अंडर में काम करती है एफसीआई। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा भैया, डीसीए कर लो, है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ना जी ना, ऐसा करना आपको भाई साहब। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते हैं? अरे तुम सब कंज्यूमर हो भाई साहब, उपभोक्ता हो कि नहीं हो? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब वो वाला अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स वाला, है ना, ना ये अफेयर जो है वो मामले वाला अफेयर है भैया। अफेयर का मतलब मामले होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नागरिकता उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है उसके अंडर में एफसीआई काम करता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? एंड द आंसर इज 6 अक्टूबर। देखो समझने की थोड़ी सी आपको जरूरत है। देखो सेरेब्रल होता क्या है, पहली बात तो आपको एक फोटो और देखना पड़ेगा। देखो आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, क्या होता है, एक प्रकार का ये आपका न्यूरो से संबंधित मतलब दिमाग से संबंधित बीमारी होती है ना। तो ये एक कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे मतलब इस डिसीज से
प्रभावित होते हैं। तो एक्चुअली क्या होती है, उनकी बहुत सारे मतलब उनका पूरा सिस्टम सही से काम नहीं करता है, जैसे नर्वस सिस्टम उनका ठीक से काम नहीं करता है ना। जैसे मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसे बच्चे जो होते हैं बौद्धिक अक्षमता आ जाती है ऐसे बच्चों के अंदर, थोड़ा सा ना एक पार्टिकुलर एरिया जो हैंड वगैरह होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, या किसी पार्टिकुलर शरीर का हिस्सा मतलब देखने पर ये बच्चे, जैसे आप इस बच्चे को देख पा रहे हो ना, ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं दिख रहा है, ये एब नॉर्मल बच्चे होते हैं कुछ। तो हमें उनको बताना है दुनिया वालों को कि यार ऐसे बच्चे होते हैं, उनको बहुत दुख तकलीफ पीड़ा होती है, लोगों को जागरूक करना कि हमें ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना है ना। ये बच्चे जो हैं ये इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इस स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना है, वो भी हमारा ही हिस्सा है। इस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और जितने भी सवाल है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख के जाना नहीं है, वहाँ पर एक लाइक का बटन होता है ना, आप लाइक कर दिया करो। देखो भैया क्या वो आप जितने लाइक, मोर लाइक, और मुझे जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उससे ज़्यादा क्या मिलेगा, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे फैक्ट आपके सामने पेश करूँ। अगर आपने लाइक कर दिया है तो दूसरा काम क्या करना है, इस चैनल की लिंक को आपको जितने भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, सारे के सारे उन ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो। दूसरा काम क्या करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भाई साहब वो भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो। और आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली बताया करो ना, आप लोग बता नहीं रहे हो बट आप कमेंट करके बताया करो कैसा लगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।